हिंदी साहित्य देश के अनेक महापुरुषों तथा वीरों की गाथाओं से समृद्ध है। आज चर्चा करते हैं एक ऐसे महाकाव्य की जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा है। शीर्षक है पृथ्वीराज रासो। पहले देखते हैं कि रासो शब्द का अर्थ क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द का अर्थ है रसायन, अर्थात काव्य में जीवन की विविध वृत्तियों का मिलन। राम कुमार वर्मा के अनुसार रासो का अर्थ है रहस्य, अर्थात काव्य में जीवन के रहस्यों का उद्घाटन। कुछ विद्वान रासो शब्द का अर्थ युद्ध मानते हैं, क्योंकि रासो साहित्य में राजाओं के युद्धों का वर्णन अधिकतर मिलता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र तथा उनके राजकवि थे और युद्ध के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। कथानक किस तरह से है। दिल्ली के तत्कालीन राजा अनंगपाल की दो बेटियां थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल राठौड़ से हुआ था, जिनका पुत्र था जयचंद राठौड़। कमला का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान से हुआ था, जिनका पुत्र था पृथ्वीराज चौहान। अनंगपाल को पुत्र नहीं था और पृथ्वीराज अपने नाना अनंगपाल को अधिक प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे दिल्ली और अजमेर का राज्य एक हो गया और पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बने। जयचंद को, जो उनके रिश्ते में भाई लगते थे, तो जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी और उनके मन में शत्रुता की भावना जाग उठी। कुछ समय पश्चात राजा जयचंद ने राजसूय यज्ञ करने का और इसी अवसर पर अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर भी करने का संकल्प किया। राजसूय का निमंत्रण जयचंद ने दूर दूर तक के राजाओं को भेजा और पृथ्वीराज को भी उसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। पृथ्वीराज तथा उसके सामंतों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि बहुराजाओं के होते हुए भी कोई अन्य राजसूय यज्ञ करे, इसलिए पृथ्वीराज ने जयचंद का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। जयचंद ने फिर भी राजसूय यज्ञ करने की बात ठान कर यज्ञ मंडप के द्वार पर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की एक प्रतिमा स्थापित कर दी। पृथ्वीराज इस घटना से क्रोधित हुए। इसी बीच उन्हें यह भी समाचार मिला कि जयचंद की कन्या संयोगिता पृथ्वीराज से ही विवाह करना चाहती है और जयचंद ने उसकी इस इच्छा पर क्रोधित होकर उसे अलग गंगा तटवर्ती एक महल में भिजवा दिया है। पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर यज्ञ का विध्वंस किया और संयोगिता का अपहरण कर दिल्ली ले आए, वहां संयोगिता से विवाह किया। इससे पहले मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर कई आक्रमण किए थे, पर पृथ्वीराज को हरा नहीं पाया था। आखिर बड़ी भारी सेना लेकर फिर उसने आक्रमण किया। पृथ्वीराज के अनेक शूर योद्धा और सामंत कन्नौज युद्ध में मारे जा चुके थे। परिणामतः पृथ्वीराज की सेना रणक्षेत्र से लौट पड़ी और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहां पर मोहम्मद गोरी ने उनकी आंखें निकलवा ली। जब पृथ्वीराज के सखा तथा राजकवि चंद बरदाई को पृथ्वीराज के कष्टों का समाचार मिला, तब वह अपने मित्र तथा स्वामी के उद्धार के लिए साधु के वेश में गजनी चल पड़ा। वह मोहम्मद गोरी से मिला। वहां आने का कारण पूछने पर उसने बताया कि वह बद्रिकाश्रम जाकर तप करना चाहता था, किंतु एक इच्छा उसके मन में थी। वह पृथ्वीराज का शब्दवेधी बाण चलाने का कौशल देखकर अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता था। मोहम्मद गोरी ने उसकी यह मांग स्वीकार कर ली और तत्संबंधी सारा आयोजन कराया। पृथ्वीराज ने भी अपना संघान कौशल दिखाने के बहाने शत्रु का वध करने का चंद बरदाई का आग्रह स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज से स्वीकृति लेकर चंद मोहम्मद गोरी के पास गया और कहा कि वह लक्ष्यवेदी बाण तभी चलाने को तैयार है जब खुद मोहम्मद गोरी अपने मुख से उसे 3 बार लक्ष्यवेद करने का आह्वान करे। मोहम्मद गोरी ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया और मोहम्मद गोरी ने जो ही तीसरा फरमान दिया तो वह पृथ्वीराज के बाण से घायल होकर धराशायी हुआ। पृथ्वीराज और चंद का भी अंत हुआ। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की कथा समाप्त होती है। माना जाता है कि चंद्र के पुत्र जल्हन ने पिता की मृत्यु के बाद अधूरा काव्य पूरा किया। विशेषताएं। पृथ्वीराज रासो यह वीर रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। कन्नौज युद्ध के पूर्व संयोगिता का प्रेम और विरह तथा युद्ध के बाद पृथ्वीराज तथा संयोगिता के मिलन और प्रणय का वर्णन भी अत्यंत आकर्षक है। वीर रस तथा श्रृंगार रस के अलावा अन्य रसों का भी अभाव नहीं है। युद्ध क्षेत्र का वर्णन बड़े ही कौशल के साथ किया गया है तथा प्रकृति चित्रण सुंदर है। भाषा शैली प्रभावी है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी अधिक हुआ है।
नाना प्रकार की भाषाएं इस ग्रंथ में मिलती हैं, अर्थात भाषा के विविध रूप इस ग्रंथ में मिलते हैं। प्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो यह ग्रंथ प्रामाणिक है अथवा अप्रामाणिक, इसके संबंध में अनेक विवाद हुए, अर्थात इसमें दिए गए तथ्य या घटनाएं ऐतिहासिक है या नहीं, इस पर बहुत चर्चा हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रामाणिक रचना माना है, अर्थात कुछ बातें इतिहास के अनुसार हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इतिहास के अनुसार नहीं हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी, इसलिए यह कहना असंभव है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार डाला। महाराजा पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने 1 दशक से भी अधिक समय तक शासन जारी रखा था। भले ही यह ग्रंथ इतिहास की कसौटी पर न उतरता हो, परंतु हिंदी का प्रथम महाकाव्य, वीर रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य तथा पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी राजा की गाथा होने के कारण इसका महत्व सर्वोपरि है। धन्यवाद।